तो हाँ यार, कैसे हो सब लोग भाई। आ जाओ फिर से एक बार पढ़ते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी तक तो यार पिछले वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि लाइट क्या है। ओके, फिर लाइट का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, रिफ्लेक्शन क्या हो गया, रियल इमेज क्या हो गई, वर्चुअल इमेज क्या हो गई। और ना पढ़ा हो तो इन टॉपिक को एक बार देख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब अभी तक आपने रिफ्लेक्शन जो पढ़ा वो पढ़ा प्लेन मिरर से, अब पढ़ते हैं हम स्फेरिकल मिरर से। तो पहले यार सबसे पहले ये समझो ना कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, क्योंकि अगर ये समझ गए ना तो काफ़ी कुछ चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। मिरर क्या होता है सबसे पहले यही बता देता हूँ। मिरर कोई एक ऐसा सरफेस है, जैसे मान लो कि ये सरफेस है, ये सरफेस हो गया। ओके, अब ये सरफेस हो गया हमारा। इस सरफेस का एक सरफेस जो है वो पेंटेड होता है, ऐसे पेंटेड, बहुत मतलब पेंटेड इस तरह से होता है कि लाइट रेज ना आने के बाद इसमें से सीधे रिफ्लेक्ट होंगी, ये बिल्कुल भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं पेंटेड सरफेस। कभी देखा हो ना, जो शीशा छोटा, अब ना हो तो यार एक आध 10-5 रुपए का शीशा तोड़ ही लेना, उसके पीछे देखोगे तो उसके पीछे एक सिंदूर कलर का, ऑरेंज कलर का, कभी कभी ग्रीन कलर का, या कभी कभी हल्का फुल्का कभी कभी रेड कलर का भी एक पेंटिंग होती है। वो पेंटिंग क्या होती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है। अदरवाइज अगर वो पेंटिंग ना हो ना तो वो ग्लास बन जाएगा। मिरर और ग्लास में फर्क है। मिरर में आर पार देख सकते हो, लेकिन माफ करना यार, मिरर में आर पार नहीं देख सकते हो, ग्लास में आर पार देख सकते हो। ठीक है, मतलब ग्लास से देखोगे ना तो उस पर क्या हो रहा है सब पता चलेगा। वो कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं, तो जो शीशा बोलते हैं ना वो मिरर है। तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और ग्लास में रिफ्रैक्शन होता है। तो ग्लास से मिरर बनता है जब ग्लास के सरफेस को पेंट कर दिया जाता है, सिंपल टर्म्स में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो पहले समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। यार फुटबॉल तो देखा है, देखा ही होगा आप लोगों ने। ये भी एक समझ लो फुटबॉल है, लेकिन किसका है, ग्लास का फुटबॉल, ग्लास का। ग्लास का फुटबॉल, ओके। और इस ग्लास के फुटबॉल से दो सेक्शन कट कर लिया गया। ये देखो, ये सेक्शन जो कलर्ड सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन कट किया गया है। ठीक है, तो जब इससे मान लो ये सेक्शन इतना कट किया गया, ये तो ये ऐसे निकलेगा, ऐसे। ठीक है, अब इस कट सेक्शन को, इसका पीछे वाला, दो तरह से, एक इधर वाला पोर्शन पेंट किया जा सकता है और एक इधर वाला पोर्शन पेंट किया जा सकता है। तो ऐसा पोर्शन जिसके ये वाला जब सरफेस अगर पेंट कर दें, ये वाला, मान लो ये सरफेस अगर हमने पेंट कर दिया, ये वाला पीछे वाला इसके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, ये, मतलब यहाँ लाइट टकराएगी और यहीं से वापस चली जाएगी। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ आया भाई। तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे, क्योंकि एक केव बन रही है। ऐसे हाथ का बनाओ, ऐसे हाथ का, तो चम्मच है जैसे चम्मच, और चम्मच भी एक तरह का कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। फिलहाल तो यहीं पे समझ जाओगे कि कॉनकेव मिरर होता क्या है। तो कॉनकेव मिरर, इसका इतना सेक्शन हमने कट किया, ये कट करके मान लो यहाँ पे रखा, और ये सरफेस इसका पेंट कर दिया, ये वाला पेंट कर दिया, इसके पीछे वाला,
जहाँ ये ग्रीन ग्रीन हो रहा है ये सरफेस पेंट कर दिया, तो ये वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ रेस टकराएगी और वापस लौट जाएंगे। तो इस मिरर को कॉनकेव मिरर करेंगे। अब इसी का उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है कि एक मिरर है, अब तुमने उसका ये सरफेस पेंट कर दिया, ये वाला अंदर वाला। जब अंदर वाला सरफेस पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? ये वाला। इसको बोल देंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ, अब केप मतलब धंसा हुआ। तो केप बन रही है इसमें, देखो केप बन रही है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं कि आखिर इसमें से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हमको समझना, एक पूरा टॉपिक इस पे है, उसको हमको समझना होगा। ओके, तो सबसे पहले इसका समझ लो कि इसका जैसे ये है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये पोल कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पोल पॉइंट। और इस जब हमने कट कर लिया तो इस पे एक लाइन है जो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा, तो इनका इमेजिनरी सेंटर हमेशा यही होगा। मान लो ये वाला जो है ये पेंटेड सरफेस है, ठीक है, तो ये पेंटेड सरफेस है हमारा, ये वाला ये पेंटेड सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हुआ? अंदर वाला, जहाँ पे हल्का सा कलर दिख रहा है हमको, ये वाला ये सरफेस जो है ये अब रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये पेंटेड हो गया। तो जो इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये इसका इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जिस स्फेयर का ये पार्ट है, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो इसका हाफ होगी। हाफ मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट से, ये जो पोल लिखा है, पोल से लेकर कर्वेचर तक का जो पॉइंट होगा, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये एक इमेजिनरी पॉइंट होगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर। इसमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई लोग आपको। ये देखो, इसमें देखो ये कनकेव मिरर हो गया, ये जो दिख रहा है ये दैट इज पेंटेड सरफेस, ये जो है ये पेंटेड सरफेस हो गया। ओके, अब ये इमेजिनरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इस स्फीयर से काट के निकाल लिया गया है, इधर वाला पेंट कर लिया गया किसी चीज को बनाने के लिए। और ये जो बीच से लाइन जा रही है ना, जो इसके आर पार लाइन होगी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल लोग हमेशा वैसे भी बीच से आते हैं और बच्चों को डांट के चले जाते हैं, पर यहाँ डांटेंगे नहीं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, ये बीच सेंटर से पास होगी भाई, तीर की तरह खटाक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इमेजिनरी पॉइंट होगा, और इसका आधा कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा फोकस पॉइंट, जहाँ पे फोकस करते हैं। समझ में आएगा आगे। अब उल्टा, अंदर वाला सरफेस पेंट कर दिया, देख लो दिख रहा है यार। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ हो गया। अभी तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ था? इस तरफ था। तो अब दो मिरर बन गए हमारे, कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो भाई लोग, केव बन रही है ना, ये केव ही तो है, इतनी केव बन रही है, और ये उठा हुआ है तो इसको कॉन्वेक्स नाम दे दिया। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। केव, समझ गए? और ये जो पॉइंट है ये सी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझना, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अंदर की तरफ होगा, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बाहर की तरफ होगा। मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पेंटेड सरफेस की तरफ होगा। देख लो, ये है ना इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन
क्या हाल चाल है सेंटर ऑफ कर्वेचर के? थोड़ा दूर है। अब भैया पढ़ते हैं हम कॉनकेव मिरर के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉनकेव मिरर, एस्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। डायग्राम में देख लिया, कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कर्व्ड इनवर्ड इस तरह से, यार बन नहीं पा रहा है, आर्ट बहुत ख़राब है मेरी, सिखा दो भाई तुम लोग भी कोई। ये पूरा ये जो है ये हो गया हमारा कनकेव मिरर जिसका इनवर्ड बेंड है। इट्स फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये स्फीयर की तरफ, मतलब जैसे ये स्फीयर का पार्ट है ऐसे, तो इसका जो फेस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है। और कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब भाई कुछ टर्म समझ लो, टर्म समझना जरूरी है ना भाई। पोल ऑफ द मिरर, द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंट्रल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब जो पोल होगा मिरर का, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ए, जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी ना और इसको कट करेगी आर पर, मतलब जितना ये इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। एपर्चर मिरर ये होगा यहाँ से यहाँ तक का, एपर्चर होगा यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिस इज कॉल्ड एपर्चर। समझ में आया आप लोगों को? ये अपर्चर, ठीक, डी बन जाएगा, जो जो लाइन डी बनाएगी वो इसका अपर्चर होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ मिरर, जो सेंटर ऑफ, जो जिस जिस स्फीयर से इसको काट कर निकाला गया है उसका एक सेंटर होगा, वही इसका इमेजिनरी सेंटर होगा और उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसको हमेशा सी से डिनोट करेंगे, तो याद रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है और किसी और उसमें पेंटेड सरफेस की तरफ होगा, जो आपको बताया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सिंपल है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये है वह पोल, पोल से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो हाफ होता है दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। इस पॉइंट से, पोल है ना, पोल बताया था जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और ये जहाँ पे कट कर रही है वहां से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगा? फोकल पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे भाई कि कौन कौन से रूल्स और रिफ्लेक्शन होते हैं। आई थिंक कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगी, इसके लिए ना कुछ रूल है। इस रूल को फॉलो करोगे, 2 या 3 रूल है, बहुत सिंपल रूल है। इस रूल को फॉलो करोगे तो तुमको इमेज को रटना नहीं पड़ेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, जो भी कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप इमेज ड्रॉ कर दोगे। तो चलो पहला एक चीज देखते हैं। सबसे पहले ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ होता है और इसका फोकल पॉइंट भी इधर होता है। इसका कन्वेक्स मिरर जो है, इसका जो फोकल पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो पेंटेड पॉइंट की तरफ होता है, इस तरफ, ठीक है।
तो पहला पॉइंट है कि कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी, तो टकराने के बाद वो जाएगी किधर, फोकल पॉइंट से होते हुए क्रॉस करेगी। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और ये देखिए ऐसे ये आ रही है, इसके बिल्कुल ये गई ये और ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस पॉइंट से कट करते हुए। प्रिंसिपल इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आने वाली रे, इंसिडेंट रे इज कमिंग एंड स्ट्राइकिंग टू द सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की तरफ इधर उधर नहीं जाएगी, ये हमेशा फोकस पॉइंट की तरफ जाएगी। यहाँ भी देख लो, ये ऐसे आई रेज और ये रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि ये अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि अगर इसको एक्सटेंड किया जाएगा तो ये फोकस पॉइंट पे कट करेगी, और ये नियम है, ये नियम हमेशा फॉलो होगा। तो ये हो गया आपका पहला नियम। दूसरा, इसका उल्टा भी सही है भाई, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट पे आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है कि वो कट रही है फोकल पॉइंट पे, ये देखो फोकल पॉइंट पे कट कर रही है, और कट करने के बाद स्ट्राइक हुई प्रिंसिपल, स्ट्राइक हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के, मतलब अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर वो फोकस पॉइंट को कट करते हुए जाएगी। अब इसका उल्टा देख लो, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट को कट करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। क्लियर? यहाँ भी देख लो, ये आ रही है ऊपर से रेज, ये और इस तरह से टकराई कि यहाँ पे एक्सटेंड करने में फोकस पे टकरा रही है, अब रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सिंपल नियम है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक आध दो बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, कर लेंगे। अब भाई तीसरा रूल जो है ना, ये भी बिल्कुल इजी है। अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा रही है, ये इंसिडेंट रे गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर इसी डायरेक्शन में लौट आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और आई, आए और गए, सेम डायरेक्शन में जाना, सेम डायरेक्शन में आना। तो इसी तीन लॉ के बेस पे तुम किसी भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हो और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। अब कोई रेज ऑब्लिकली आ रही है, मतलब ये देखो इस तरह से आई कि सीधे वो पोल पे टकरा रही है। अब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली आ रही है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस और ये रेज आ रही है हमारी, ठीक है, ऐसे आ रही है रेज। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा लॉ फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब प्रिंसिपल एक्सिस जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद भी उतना ही एंगल बनेगा, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये और ये दोनों एक होंगे, आई इज इक्वल टू आर, दोनों जगह ये ट्रू है। तो ये चार रूल है, दैट्स सफिशिएंट, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। और यार मजा आने वाला है भाई, ध्यान से देखना कि अब स्फेरिकल मिरर से कैसे कितनी इमेज बनती हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ऐसे कॉनकेव मिरर हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें कई केसेस हैं। When object placed at the focus in front of concave, अब सोचो कि तुमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और उसके सामने एक रख दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब वो कॉनकेव मिरर तुमने रख दिया, कॉनकेव मिरर रखने के बाद
उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके फोकस पॉइंट पे रख दिया, मतलब जहां उसका फोकल पॉइंट आ रहा था वहीं पे तुमने लाके ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया। तो भाई रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करते हुए हम देखेंगे, मान लो एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये जा रही, देखो ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस पॉइंट से, तो ये फोकस पॉइंट से टकरा के वापस हो गई। अब दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गई और फिर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करते हुए ऐसे जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फिर से यहीं से लौट जाएगी। तो ये दोनों देखो पैरेलल जा रही हैं, आगे आगे एक्सटेंड भी करोगे ना ये तो ये रेस कहीं मिलेंगी ही नहीं, और कहीं इन्फिनिटी पे जाके बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी। मतलब अगर एक चींटी को अगर तुम फोकल पॉइंट पे बिठा दो तो उसकी जो इमेज बनेगी ना वो शायद हाथी से भी बहुत बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि इमेजिन नहीं कर सकते। और कहाँ बनेगी, बहुत दूर कहीं इन्फिनिटी पे जाके, जिसको तुमको देख पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी और हाईली इनलार्ज्ड होगी। तो कैसी इमेज बनेगी, जैसे प्लेन मिरर में आपकी वर्चुअल इमेज बन रही थी, लेकिन यहाँ पे ना इमेज वास्तविकता में इसी तरफ बन रही है और रियलिटी में ही इसी तरफ बन रही है। तो इसलिए ये जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टी, मतलब अगर तुम यहाँ पे एक आदमी को खड़ा करो, ठीक है, तो जो उसकी इमेज बनेगी, खड़ा होगा तो यार सर उसका ऊपर होगा, लेकिन इमेज बनोगी ना तुम्हें सर नीचे होगा। और कभी ऐसा मजाक करना हो तो देख सकते हो अपनी इमेज को, सरप्राइज हो गए। तो पहली सिचुएशन हो गई कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पॉइंट पे रखा कनकेव मिरर के सामने तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, नंबर 1 बात। रियल इमेज बनेगी, नंबर 2 बात। इन्वर्टेड इमेज बनेगी, नंबर 3 बात। और बहुत 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 बड़ी इमेज बनेगी। मतलब चींटी को हाथी बनाना हो ना तो कनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पे उसको रख दो तो उसकी इमेज हाथी से भी कई गुना बड़ी बनेगी। चलो भाई, अच्छा अब उल्टा भी सही है, हम तो सीधा उल्टा दोनों आपको चलाएंगे। अब उल्टा भी सही है। क्या उल्टा सही है, ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रख दो तो उसकी इमेज फोकस पॉइंट पे बनेगी, ठीक है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर। अब अगर हाथी को चींटी बनाना हो तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर हाथी को खड़ा कर दो और उसके सामने कनकेव मिरर रख दो। कनकेव मिरर रख दो तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे और एकदम चींटी के बराबर भाई, पॉइंट साइज। शायद इतनी बड़ी छोटी इमेज बनेगी कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि ये हाथी की इमेज है। तो ये पॉइंट हो गया, इसका आगे भी डिटेल में देखेंगे। ये देखो आ गया भाई। अब तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से है तो बहुत दूर रखे तो सारी रेस पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो टकराने के बाद कहाँ पास होंगी, फोकस पॉइंट से। ये कनकेव मिरर है, ये इसका फोकस पॉइंट है। अब जब सारी की सारी इमेज यहीं से पास होंगी, ये इसी पॉइंट से, तो बहुत छोटी इमेज बनेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन नेचर क्या होगा, इमेज रियल होगी, वास्तविक इमेज बन रही है। यहाँ पे पर्दा लगाओगे तो उस पॉइंट पे इमेज आप देख सकते हो, हाईली इमेज रियल इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत छोटी, जितना तुम सोच नहीं सकते। अब आ गया भैया थर्ड केस। थर्ड केस में व्हेन अगर तुमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, बियॉन्ड द कर्वेचर एंड इन्फिनिटी से पहले, ये इसका कर्वेचर पॉइंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ये कहीं मान लो इन्फिनिटी यहाँ कहीं है, बहुत दूर, इन्फिनिटी पॉइंट बहुत दूर है, लेकिन तुमने ऑब्जेक्ट को रखा किसी मेजरेबल डिस्टेंस पे। मेजरेबल मतलब उसकी डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर सकते हो, तो तुमने यहाँ पे रखा, ठीक है।
अब तुमने इसको यहाँ पे रखा तो इसकी जो इमेज बनेगी ना, रूल फॉलो कर लो, इमेज अपने आप बन जाएगी। पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के रेज, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो रही है, फोकस पॉइंट से। ये रेज कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और फिर उसी एंगल उसी रास्ते वापस आ जा रही है, क्योंकि ये रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे टकराई, इमेज यहाँ बनेगी। अब देखो इमेज कहाँ बनी, इन्वर्टेड इमेज बनी ना, रियल बनी। यहाँ पे वास्तविकता अगर कोई पर्दा लगा दोगे तो यहाँ पे इमेज उसकी दिखाई देगी, ठीक है। अब इस इमेज का जो नेचर होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा। तो मान लो किसी लंबे आदमी को छोटा करना है तो उसको ऐसी जगह खड़ा करो कि जो मिरर है उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो दूर हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हो। तो जब वहां खड़ा करोगे तो इमेज उसकी बनेगी उल्टी। मतलब अगर हाथी यहाँ खड़ा कर दो तो छोटा हाथी बन जाएगा, शायद बच्चा, इमेज में उसका बच्चा क्रिएट कर दोगे बिना कुछ किए। अब सोच लो कि एक हाथी का बच्चा तुम खुद भी इमेजिनरी उसमें बना सकते हो। तो एक ऑब्जेक्ट को लिया, हाथी को मान लो यहाँ पे खड़ा किया, या बियॉन्ड द कर्वेचर, तो उसका छोटा रूप, मतलब ऐसा लगेगा कि उसी हाथी का बच्चा है, और उल्टा सूंड इसकी हवा में। इमेजिन करो कि सूंड नीचे है, लेकिन इसमें जो इमेज बनेगी उसकी सूंड उल्टी रहेगी, और ऐसा लगेगा कि जमीन पे वो उल्टा खड़ा हुआ है, ठीक है। इमेज इसकी रियल और इन्वर्टेड होगी। अब भाई उल्टा भी सही है, सीधा उल्टा दोनों कहा था ना पढ़ाऊंगा, तो कनकेव मिरर में उल्टा भी सही है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को अब इसको ऑब्जेक्ट मान लो, आप इसको, इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान लो, तो ये इसकी इमेज बनेगी। वाइस वर्सा है ना, मान लो यहाँ से गई इमेज, ऐसे भेजा फोकस पॉइंट से, रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, तो ये इसकी इमेज बनेगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी, और क्लियर इमेज बनेगी। एक बार यार प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा भाई। नहीं होगा तो हम फिर से कराएंगे। चलो अब इसका दिखा भी देते हैं आपको। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस पॉइंट है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा मिरर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, छोटा सा ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज बहुत बड़ी, कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। कैसी इमेज बन रही है, सीधा खड़ा किया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे अगर छोटा हाथी भी खड़ा करोगे तो उसकी बड़ी इमेज बनेगी, यहाँ पे चींटी खड़ा करोगे तो उसकी बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है। जो उसका साइज होगा उससे काफी बड़ी इमेज बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, और बिग साइज इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, पर इसको मैं सही कर दूंगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तुमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फेस कर दिया, पैरेलल रेज गई रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट पे से रेज इंसिडेंट हो रही है, टकरा गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, बैक हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो इमेज बनेगी वो उसी जगह बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और सेम साइज की बनेगी, लेकिन रियल और इन्वर्टेड। मतलब अगर तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारे ही साइज की इमेज बनेगी, लेकिन उल्टा, यहाँ पे तुम्हारा सर ऊपर रहेगा तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तुम शीर्षासन कर रहे हो। तो इस तरह की इमेज यहाँ पर बनेगी। तो ये डिफरेंट केसेस हो गए जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। अब एक केस ऐसा है, अभी तक हर जगह जो है, ये जो कॉनकेव मिरर है हमारा, ये हर जगह जो इमेज फॉर्म कर रहा था ना, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा था।
लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जब ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और बड़ी इमेज फॉर्म करता है। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को पोल, ये है पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। ध्यान से समझना, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो अब हम रूल फॉलो करते हैं कि पैरेलल रेज जाएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस पॉइंट से। अब एक रेज ऐसी है जो यहाँ से, मान लो इमेजिन करो कि यहाँ से आ रही है, ऐसे पीछे भी ले जा सकते हैं, ये भी समझ लो, तो ये टकरा के फिर इधर से वापस जाएगी। अब चूंकि इधर तो ये फैल रही हैं तो इधर कहीं मिलने की संभावना नहीं है रेस को, तो हम इधर इसको एक्सटेंड करेंगे, डैश डैश डैश, और ये देखो बड़ी इमेज और सीधी इमेज। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा सीधी इमेज फॉर्म करती है और बड़ी इमेज फॉर्म करती है। तो लेकिन कब? जब आप पोल और फोकस के बीच में इसको रखोगे तभी ऐसा हो पाता है। एक ही केस में कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। अब इसकी एक समरी देखेंगे हम लोग। ये देखो, सिंपल है, रिवीजन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को रखा हमने, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है, ये है इन्फिनिटी वाला केस, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, और वहां पे रखा ऑब्जेक्ट, तो इमेज बन गई हमारी फोकस पॉइंट पे। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को खिसका दो, एक मेजरेबल डिस्टेंस पे कर दो, और ऑब्जेक्ट को रख दो तुम कहाँ पे? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन मेजरेबल डिस्टेंस पे। तो इमेज कहाँ बन रही है? अब जैसे इन्फिनिटी से तुम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इधर लाओ तो इमेज यहाँ फोकस पॉइंट पे बन रही थी ना, अब इमेज भी थोड़ा सा पीछे आएगी। जब ये आगे आएगा तो इमेज थोड़ा सा यहाँ से पीछे आएगी, और ऑब्जेक्ट आगे आओगे तो और इमेज यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक वे है। जैसे समझो, ऑब्जेक्ट अब हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखा, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच बन रही है। अब सोचो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो इमेज भी पीछे आ गई। इसको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इमेज भी पीछे आ गई, यहाँ पे थी यहाँ पे आ गई। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही इधर खिसकाया तो इमेज इधर खिसक रही है, तो अब यहाँ पे इमेज आ गई। अब हमने इसको थोड़ा सा और आगे खिसका दिया, और कहाँ पे रख दिया? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज और पीछे चली गई, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब हमने और इसको इमेज को आगे लाया और फोकस पॉइंट पे रख दिया तो इमेज चली गई इन्फिनिटी पे बनने। ये देखो, एफ पे रखा है, इन्फिनिटी पे इमेज बनने चली गई। अब हमने इसको इमेज ऑब्जेक्ट को और अंदर ले गए। जब ऑब्जेक्ट को और अंदर ले गए तो अब ये वर्चुअल इमेज बनाने लगा, क्योंकि बहुत पास आ गए ना, तो इसके बहुत पास आने के कारण इस तरह से इमेज बनानी होगी। अब एक दो दो के पेयर में समझते हैं। देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड तो इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे? उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? जहां पे इमेज है वहां पे ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज बनेगी। तो इसको रख दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। इसकी जोड़ी ये है और इसकी जोड़ी ये है, और इसकी तो कोई जोड़ी नहीं है भाई ये दोनों अलग केस हैं। इसकी जोड़ी ये, इसकी जोड़ी ये, और ये दो डिफरेंट केसेस हैं। कर्वेचर पे रखोगे तो कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी। अब इन्फिनिटी पे रख दिया तो फोकस पॉइंट पे बनेगी इमेज, और फोकस पॉइंट पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। 5 केस में कॉनकेव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, एक केस में वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब ये चार्ट और समझ लो, क्लियर हो जाएगा। एक बार बना के प्रैक्टिस करना तो मजा आएगा। अगर पोजीशन, ये देखो, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो याद करने के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट,
तो कहाँ पे इमेज बनेगी? फोकस पे। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? कर्वेचर पे। ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, लेकिन इन्फिनिटी से पहले, तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, मतलब बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उल्टा भी सही है, इमेज देख लो ये। अब हमने इमेज रखा बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट हमने बिटवीन सी एंड एफ रखा, तो इमेज हमारी बन रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों इसका उल्टा है, और इसका उल्टा कहाँ मिलेगा? ये। तो ये जो है इसका, और ये जो है इसका, ये। ओके। अब एक और केस बचा, एट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनेंगी बिटवीन पी एंड एफ। अब अगर ऑब्जेक्ट को तुमने पोल और फोकस के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो बनेगी बिहाइंड द मिरर बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कर बनेगी। ये बता दिया है। सारे केसेस में इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, एक्सेप्ट दिस केस। ओके। इन्फिनिटी पे इमेज रखोगे तो इमेज फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज सरसों के दाने के बराबर। बियॉन्ड सी रखोगे तो अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज एकदम छोटी थी। अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को और आगे ले आओ, बट बियॉन्ड सी रखो, लेकिन इन्फिनिटी से करीब, और थोड़ा सा एक मेजरेबल डिस्टेंस जिसको मेजर कर सके। इन्फिनिटी को तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे डिस्टेंस पे रखे कि कर्वेचर के पीछे रहे, तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड कर्वेचर के बीच में। और जितना सी के क्लोज रखोगे, जितना सी के क्लोज रखोगे, उतना ये सी के इमेज पास बनेगी, और जितना कर्वेचर से दूर रखोगे, उतना इमेज फोकस की तरफ भागेगी। फिर से सुनो, कर्वेचर के ऑब्जेक्ट जितना पास रखोगे, उतना इमेज भी कर्वेचर पॉइंट के पास भागेगी, और जितना कर्वेचर पॉइंट से दूर ले जाओगे, उतना ही इमेज फोकस की तरफ भागेगी। और इमेज जो बनेगी ना, डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी। कर्वेचर पे रख दिया तो कर्वेचर पे इमेज बन जाएगी, सेम साइज बन जाएगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। फिर बिटवीन सी एंड एफ, अगर कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज बनेगी बियॉन्ड द कर्वेचर, बड़ी इमेज बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और फोकस पे रख दिया तो भैया पूछो ही मत, इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। बताया था ना, अगर चींटी को हाथी बनाना हो, हाथी के साइज का, तो फोकस पे रख दो, और हाथी को चींटी पे बनाना हो तो इन्फिनिटी पे उसको रख दो, उसकी इमेज देखेगी एकदम छोटी। अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं कनकेव मिरर। आई एम सॉरी यार, गलती से निकल जाता है यार। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर तो पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बहुत इजी है। तुम भी सोच रहे हो कि चलो यार कन्वेक्स मिरर बहुत अच्छा है, हम भी पढ़ते थे ना तो सोचते थे यार कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है, बहुत इजी है। वो भी बहुत इजी था यार, समझाने वाली बात है, हमें तो ऐसे कोई समझाता ही नहीं था। अब देखो 2 ही केस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे रखोगे, क्योंकि पीछे तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, या फिर बिटवीन पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखोगे। तो अगर तुमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज अल्टीमेटली कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। और ये हमेशा कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, और हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। अब जब तुमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड की कहाँ पे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, मतलब पोल के बीच में और इन्फिनिटी, एक मेजरेबल डिस्टेंस पे किया, मेजरेबल डिस्टेंस पे रखा, तो जो इमेज होगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज। और अगर तुमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया तो एज यूजुअल यार फोकस पॉइंट में बनेगी और बहुत छोटी इमेज बनेगी।
लेकिन हर केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लो। देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कन्वेक्स मिरर है, इंफिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से रेस पैरेलल आई, पैरेलल रेस हमेशा पास होंगी इस तरफ फोकस पॉइंट से, तो इसको ऐसे करके ना ऐसे तो नहीं ले जा सकते, ऐसे ऐसे नहीं ला सकते, ये इलीगल हो जाएगा भाई, इलीगल ऑफेंस। तो यहाँ से टकराई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है कि अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये फोकस पॉइंट पे आके मीट करेगी। और यहाँ से भी वही हाल है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाएगी फोकस पे, तो इधर तो क्रॉस करना इलीगल है, तो यहाँ से ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो फोकस पॉइंट पे ये टकराएगी। तो इस तरह से आप इसके बारे में क्लियर समझ सकते हो। दूसरा केस भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मतलब इंफिनिटी से तो पास है लेकिन पोल के बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दोनों ही केस में बिहाइंड द इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, और क्या, छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, अब हम यूजेस पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू। तुम देखना कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अब देखो क्या होगा, सोचो जरा कि अगर तुमने कन्वेक्स मिरर, जो साइड ग्लास होते हैं गाड़ियों के मिरर लगे होते हैं, ग्लास बोल रहा हूँ, मिरर जो साइड मिरर होते हैं बाइक में लगे होते हैं, वो सब कन्वेक्स मिरर होते हैं। कन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों किया जाता है, प्लस क्वेश्चन आ सकता है, क्यों भाई उसी को यूज किया, कनकेव मिरर क्यों नहीं यूज किया। तो भाई कनकेव मिरर इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो तो इमेज ज्यादातर केस में उल्टी बनाता है। उसको लगा दिया तो पता लगा कार आ रही है ऐसे और हमको दिख रहा है उसके पहिए ऊपर, सड़क दिख रही है नीचे, दिख रहा है ऊपर, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। सोचो कि बाइक कोई चलाते हुए आ रहा है, कैसे दिखेगा वो, पता लगा टायर उसका आसमान में चल रहा है। तो वो क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ना कॉनकेव मिरर, लेकिन कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये हर केस में वर्चुअल इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है। तो जब छोटी इमेज बनाता है तो एक बहुत, भाई देखो अगर कोई चीज छोटा सा है तो वो बहुत सारा एरिया कवर कर सकता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजों को भी छोटी 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 करके दिखा देगा, तो हमको अंदाजा लग जाएगा। और जैसे जैसे उसमें ऑब्जेक्ट पास आते रहते हैं तो इमेज उसकी बड़ी होती जाती है, तो इससे समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट हमारे क्लोजर आ रहे हैं। इसलिए उसका रियर व्यू मिरर के लिए यूज किया जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज गिवन इरेक्ट इमेज, बता दिया भाई, इरेक्ट इमेज देते हैं, डिमनेस और वर्चुअल इमेज देते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू क्यों होता है, क्योंकि ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा 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 करके दिखाते हैं। इसका यूज पहाड़ी एरिया में, अगर कभी तुम लोग गए होगे या कोई भी गया होगा, तो पहाड़ी एरिया में भी कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं, इसलिए लगे रहते हैं कि कहीं से कोई कुछ आ रहा हो तो दिख जाए। द कॉन्वेक्स मिरर इन्वॉल्व द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर क्या होगा, सपोज दैट ट्रक आ रहा है, तो प्लेन मिरर इतना बड़ा ट्रक दिखा देगा कि बाकी तो दिखाई ही नहीं देंगे। लेकिन कन्वेक्स मिरर में ये खासियत है कि वो ट्रक को भी दिखा देगा, आदमी को भी दिखा देगा, कार आ रही है उसको भी दिखा देगा, ई रिक्शा आ रहा है उसको भी दिखा देगा। क्यों, क्योंकि वो सबको छोटा 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 करके दिखा देगा, इसलिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है। लेकिन अब हम कनकेव मिरर का कहाँ यूज करते हैं, कनकेव मिरर का हम यूज करते हैं सेविंग मिरर्स में, हेड मिरर्स में। हेड मिरर मतलब प्रॉपर देखने के लिए, सेविंग मिरर में मतलब जैसे पास रखेंगे तो हमारा वर्चुअल इमेज बनता है और उसमें
बड़ी इमेज बनती है, तो हमारा क्लियर दिखाई देता है कि यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं, कोई बाल तो नहीं छूटा। तो इसलिए सेविंग मिरर में कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ये कनकेव मिरर का यूज है। हेड मिरर्स, हेडलाइट देखा ना केव की तरह होती है, अच्छा डाइवर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करता है, लाइट को बढ़िया फोकस देता है। ऑप्थेमेलेस्कोप में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें यूज किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। हेडलाइट्स में सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है ना, इसलिए। अब ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये बहुत अच्छा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, जिससे ज़्यादा ज़्यादा एरिया कवर हो पाता है, इसलिए इसको साइड ग्लास के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर, कमेंट करना। कहीं कंफ्यूजन रह गया हो तो तुम्हारा भाई है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए जो हेल्प चाहिए वो मिलेगी आपको। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अच्छा लगे तो, ना मन करे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यार डाउट मत रखना, डाउट हो तो पूछ जरूर लेना हमसे। चलो आगे, अभी इस चैप्टर को अब जल्दी ही ख़त्म करेंगे, पर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना और फिर पूछना हमसे।